I received a patient who was having a spinal cord injury. वो पोल से गिरा था. He was a young boy and he was paraplegic. उसकी saturation कम हो रही थी and we had to intubate that patient. Patient stayed with us for a period of 6 months. Finally वो patient जो था वो extubate हुआ. Psychological therapy के साथ हमने उस patient को discharge किया and today that patient is still alive, healthy and hearty. Since you are dealing with the life and death, it is a very challenging situation and it gives a sense of so much of relief कि जब patients जो हैं हमारे bed से उठ के खुद चल के घर जाते हैं, इससे ज़्यादा I think satisfaction की कोई बात नहीं है. नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूं टूवर्ड्स हेल्थ स्पॉन्सर्ड बाय निम्बार्क ऑर्गेनिक्स में. इस शो के माध्यम से हम आप तक लेकर आते हैं एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो कि आपको मदद करती है लेने में राइट हेल्थ डिसीजन एट द राइट टाइम. इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर श्रुति शर्मा जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है एट डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, एम्स जम्मू में. डॉक्टर श्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में. नमस्कार. सबसे पहले मैं टेक वन चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इतने सेंसिटिव इशू, इतने संवेदनशील इशू पे बात करने का मुझे मौका दिया. जी डॉक्टर श्रुति, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक चूज़ किया आज के डिस्कशन के, जो कि है पैलिएटिव केयर. ये पैलिएटिव केयर क्या चीज़ है और कब एक पेशेंट को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं. जी डेफिनेटली. पैलिएटिव केयर बेसिकली एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड साइंटिफिक अप्रोच है जो कि किसी भी पेशेंट और पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है. उन पेशेंट्स के लिए जो पेशेंट्स कोई लंबी क्रॉनिक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको कि लाइफ लिमिटिंग इलनेस भी कहा जाता है, और ना कि ये जो पैलिएटिव केयर है ये पेशेंट्स के फिज़िकल प्रॉब्लम्स या फिज़िकल सिम्टम्स को टैकल करती है, उनको ट्रीट करती है, बल्कि ये पेशेंट के साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल कंपोनेंट्स को भी डील करती है, जिसकी वजह से पेशेंट का एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है और उसी वजह से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाता है. डॉक्टर श्रुति, आपने बताया कि कुछ क्रॉनिक डिसीजेज या बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज में इस ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाता है. कुछ मेजर डिजीजेज के बारे में आप बताएंगे जो पेशेंट्स पैलिएटिव केयर की ट्रीटमेंट को उपलब्ध कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ग्लोबल बर्डन की बात करूंगी. अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो तकरीबन 56.8 मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड हैं जिन्हें हर साल पैलिएटिव केयर की ज़रूरत पड़ती है एंड सिर्फ 14% ही उसमें से ऐसे लोग हैं जो उसको अवेल कर पाते हैं. एंड अगर आप स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो देर आर अराउंड 6 मिलियन पीपल हु एवरी ईयर नीड दिस पैलिएटिव केयर, बट सरप्राइजिंगली ओनली लेस देन 1% पीपल आर देयर जो इसको एक्सेस कर पाते हैं. So there is a big gap between this availing of this services. So ये gap जो है it could be either lack of awareness और lack of resources. इसको इन कारणों से जोड़ा जा सकता है. And basically कुछ क्रॉनिक जो इलनेसेस की बात की जाए, ये स्पेसिफिकली सिर्फ एक कैंसर पेशेंट के लिए ही एसोसिएटेड नहीं होता. बहुत सारी ऐसी बाकी कंडीशंस भी हैं, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पेशेंट्स ऑफ अल्जीमर्स डिजीज़ हैं, पार्किंसोनिज्म्स हैं, सिवियर बर्न्स हैं. तो इन पेशेंट्स में भी ये पैलिएटिव केयर जो है रिसर्चेस के माध्यम से ये पाया गया है कि जिन पेशेंट्स में पैलिएटिव केयर इन कंडीशंस में भी दी जाती है, उन पेशेंट्स का आउटकम बहुत अच्छा होता है. जी डॉक्टर श्रुति, आपने बात की कि पेशेंट की जो पैलिएटिव केयर है, कि इसके लिए पेशेंट को एक स्पेशलाइज्ड सेंटर में जा कर के रहना पड़ता है या वो अपने घर रहते हुए भी इस ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकता है? डेफिनेटली आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ज़्यादातर ये सोचा जाता है कि एक तो कि जो ये पैलिएटिव केयर है ये एंड स्टेज ऑफ लाइफ में ही या एंड स्टेज ऑफ डिजीज़ में ही काम आती है और इसको हॉस्पिटल में जाके ही अवेल करना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है. हमारे पैलिएटिव केयर का बेसिक जो गोल है
टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट, और वो तभी कायम हो सकता है जब पेशेंट अपनी एक नॉर्मल रूटीन को फॉलो करे। तो उसके लिए पेलिएटिव केयर एक्सपर्ट्स की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में उनके सिम्टम्स को ट्रीट करें और उनको ऐसा सेफली और इफेक्टिवली ट्रीट कर दें ताकि वो घर में जल्दी से जल्दी अपनी नॉर्मल रूटीन को ले सकें। एंड उसको हॉस्पिटल बेस्ड होम बेस्ड केयर कहा जाता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो होम बेस्ड केयर के साथ एनरोल्ड रहते हैं, जैसे कि बहुत एडवांस केसेस में ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या डिमेंशिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा हॉस्पिटल में नहीं आ सकते हैं। तो उनको हमारे एक्सपर्ट नर्सेज जो होती हैं, हमारे फिजिशियंस जो होते हैं, हमारे जो मेडिकल सोशल वर्कर्स जो होते हैं, वो उनको घर में ही फ्रीक्वेंटली गाइड करते हैं और उनको अपना ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं। जी डॉक्टर श्रुति, ये पूरा प्रोसेस कैसा रहता है पिलिएटिव केयर का? किस तरह के माइलस्टोन्स इन्वॉल्व रहते हैं? कैसी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है इस ट्रीटमेंट की सुविधा को पाने के लिए? देखिए, एक तो जो पेलिएटिव केयर ट्रीटमेंट है ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करता है। जैसे ही कोई पेशेंट डायग्नोज होता है एक एडवांस्ड डिजीज़ को लेकर, या उसके कुछ ऐसे सिम्टम्स जो हैं जो अनकंट्रोल हो जाते हैं और वो हॉस्पिटल में आता है या हमारी ओपीडी में आता है, तो उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी पेलिएटिव केयर एक्सपर्ट के साथ जोड़ दिया जाता है। और वो जो एक्सपर्ट होता है वो पेशेंट की ना केवल फिज़िकल सिम्टम्स या फिज़िकल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, वो पेशेंट के साइकोलॉजिकल, उनके इमोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी डील करते हैं। और इस पेलिएटिव केयर में फैमिली और पेशेंट दोनों ही एक सेंटर पॉइंट होते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ पेशेंट के साथ नहीं जुड़ी होती, पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उनके साथ सफ़र कर रहे होते हैं। तो इसमें रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो हम कुछ ऐसी ड्रग्स यूज़ करते हैं, कुछ दवाइयाँ पेशेंट्स को दी जाती हैं जिनको ओपियोइड्स के नाम से कहा जाता है। और इन ओपियोइड्स को बहुत साइंटिफिकली पेशेंट स्पेसिफिक, पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री, पेशेंट का प्रॉपर एग्जामिनेशन करके उनको बहुत ही स्पेसिफिक और पर्सनलाइज तरीके से पेशेंट को ये दवाइयाँ दी जाती हैं, और ताकि पेशेंट को ये इसमें बेनिफिट मिलता है। और इसी तरीके से पेशेंट को हम और उनकी फैमिली मेम्बर्स को हम समय समय पे पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि उनको किस तरीके से अपना घर में भी ऐसी होम बेस्ड केयर करनी है। जी, तो ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है ये पैरेलली अदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ, यानी कि अदर स्पेशलाइजेशन की कंसल्टेशन के साथ साथ चलता है, या इसको चलाते वक्त उनको बाकी ट्रीटमेंट लेने में किस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? जी नहीं, देखिए, जो पेलिएटिव केयर है दैट इज़ बिकॉज इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो ये जो पेशेंट है उसका मेन ट्रीटमेंट तो चलता है जब पेशेंट की बीमारी डायग्नोज होती है तब, और जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है तब। ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करता है। लेकिन कभी कोई ऐसा टाइम आता है जब बीमारी जो है वो इलाज के दायरे से बाहर चली जाती है, देन दिस पेलिएटिव केयर कम्स इनटू फोर्स एज अ मेन स्ट्रीम ऑफ ट्रीटमेंट। सो उस टाइम पे पेलिएटिव केयर मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट बन जाता है और पेशेंट के इन सारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट को सपोर्ट करता है। और इनफैक्ट जब पेशेंट की ट्रीटमेंट थेरेपी जो ख़त्म भी हो जाती है तब भी पेशेंट के साथ ये ट्रीटमेंट रहती है। और इन द कोर्स ऑफ टाइम जब पेशेंट हमारे साथ नहीं भी रहते हैं तो एज अ बिरीवमेंट सपोर्ट जो पेलिएटिव केयर एक्सपर्ट होता है वो पेशेंट की फैमिली के साथ एज अ सपोर्ट काउंसलर, एज अ इमोशनल काउंसलर जो है वो उनके साथ बरकरार रहता है। जी जी, डॉक्टर श्रुति, कितना मुश्किल रहता है एक पेशेंट को एक ऐसे ट्रीटमेंट को ऑप्ट करवाने के लिए, खासकर पेशेंट के अटेंडेंट्स को कन्विंस करने के लिए? उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं कि किस तरह की काउंसलिंग इन्वॉल्व रहती है कि एक पेशेंट को कन्विंस करने के लिए कि ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करना है जिसमें उसको थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और जैसा आपने बताया ओपियोइड्स, इस तरह की ड्रग्स का भी कंजप्शन करना पड़ता है? जी, बेसिकली पेलिएटिव केयर एक शेयर्ड डिसीजन मेकिंग पे बिलीव करता है। और इसमें क्या होता है कि जो पेलिएटिव केयर एक्सपर्ट है वो कुछ मेडिकल इन्फॉर्मेशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट और पेशेंट की फैमिली के साथ डिस्कस करता है, और जो पेलिएटिव केयर एक्सपर्ट पेशेंट और पेशेंट की फैमिली के जो कंसर्न्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब वो दोनों आमने सामने बैठते हैं
तो एक पेशेंट के हित के लिए, पेशेंट के बेनिफिट के लिए एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान दोनों की सहमति से बनाया जाता है। तो जिस पे और इसको ध्यान में रखा जाता है कि वही स्पेसिफिक प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया जाए। तो दिस इज़ बेसिकली शेयर्ड डिसीजन मेकिंग। तो ये सिर्फ इसमें जो एक्सपर्ट है वो अपनी ही, बिकॉज बहुत सारी फैमिलीज़ उनकी कंडीशंस अलग होती हैं, सम हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, सम आर न्यूक्लियर फैमिलीज, सम आर जॉइंट फैमिलीज़, तो हर चीज़ को नज़र में रखते हुए इसकी अप्रोच की जाती है। जी जी। डॉक्टर श्रुति, एक और चीज़ जो मेरे को पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक नया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स इस ट्रीटमेंट में देखने को मिलते हैं और आप कैसे कोप अप करते हैं ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो डिज़ीज़ रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ब्रेथलेसनेस, पेन की अनुभूति होना या ब्लीडिंग होना, बोन पेन्स होना, और इनफैक्ट जब पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है तो ट्रीटमेंट रिलेटेड भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कि जैसे कि पेशेंट को बार बार फीवर हो जाता है, या पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है जिसे कि फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया कहा जाता है, या खून की कमी हो जाती है, पेशेंट को ओरल अल्सर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट खाना नहीं खा सकते हैं। सो ये सारी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो पेशेंट अपने ट्रीटमेंट के दौरान फील करता है, और जब पेशेंट को डायग्नोज होता है तो पेशेंट के ऐसे सिम्टम्स होते हैं। सो पेलिएटिव केयर जो है इन सब सिम्टम्स को डील करने के लिए पूरी तरह इक्विप्ड रहता है, और देयर आर मल्टीपल ड्रग्स विच आर यूज्ड, जिसमें से एक ओपियोइड्स जो हैं जो बहुत हद तक यूज़ किए जाते हैं, और इनके बहुत ज़्यादा अच्छे जो हैं रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, और पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है, एंड दे कैन कैरी आउट देयर लाइफ इन अ वेरी नॉर्मल वे। मेडिसिन के अलावा क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, जैसे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, क्या इन सब चीज़ों को भी ट्रीटमेंट का पार्ट बनाया जाता है? येस, डेफिनेटली। जो पेलिएटिव केयर है वो पेशेंट को आइसोलेट करने में या उनको अलग से करने में बिलीव नहीं करता है, और डेफिनेटली एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम एंड डाइट, these all features, they play a major role in the improvement of the patient's health. डॉक्टर श्रुति, मैं पूछना चाहूँगा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस का, कितना एक्सपेंसिव रहता है एक ऐसा ट्रीटमेंट, और क्या कॉस्ट फैक्टर जो है एक पेशेंट को दिमाग में रखना चाहिए ऐसे ट्रीटमेंट को अवेल करने से पहले? देखिए, जहाँ तक फाइनेंशियल बर्डन की बात आती है तो पेलिएटिव केयर इज़ अ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट, बिकॉज इसमें हम पेशेंट को पेलिएटिव केयर की मदद से सिम्टम फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं हम उनको ट्रीट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो होम बेस्ड केयर में ही अपना ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू रखें। हम कोशिश करते हैं कि उनको बार बार हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, कम से कम हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े, और कोई भी उनको अनएथिकल या अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट ना मिले जो वो डिज़र्व नहीं करते। 2015 में एक स्टडी हुई थी जिसमें कि ये पाया गया था कि इंडियंस का क्वालिटी ऑफ डेथ इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा हम लोअर रैंक पे हैं उसमें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं या एडवांस केयर के पेशेंट्स हैं जो अपनी लाइफ के लास्ट डेज ऑफ डिजीज़ जो हैं वो आईसीयू में इंट्यूबेट होके या वेंटिलेटरी सपोर्ट पे काटते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हम पेशेंट को एक डिग्निफाइड लाइफ देने की बात कर रहे हैं या पेशेंट को एक सिम्टम फ्री लाइफ देने की बात कर रहे हैं, तो पेशेंट को वो जो अनएथिकल और अनसाइंटिफिक तरीके से इंट्यूबेटेड रखना, वो पेलिएटिव केयर फॉलो नहीं करता है। और जब इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है तो डेफिनेटली पेशेंट की जो फाइनेंशियल बर्डन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आपने बहुत गहरे विषय पे बात की कि जो इंडिया का डेथ क्वालिटी रेट है वो बहुत पुअर है, बहुत ख़राब कंडीशन में एक पेशेंट मृत्यु की ओर जाता है। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे उस चीज़ को और बेहतर बना सकता है कि पेशेंट एक कंफर्ट में रहते हुए जिस भी लाइफ, चाहे वो एक प्रोलॉन्ग लाइफ है चाहे वो डेथ की तरफ है, वो जा सकता है? उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम में से सभी जो हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सबको पेलिएटिव केयर की ज़रूरत पड़नी है। तो और हम अपने घरों में, अपनी नेबरहुड में कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट ज़रूर देखते हैं जो पेलिएटिव केयर की नीड में हैं, और उनको किसी ना किसी तरीके से अवेयरनेस नहीं है या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और इसी तरह से वो सोचते हैं कि ये जो कैंसर है या जो प्रोलॉन्ग डिजीज़ है उनको इसके लिए सफ़र करना पड़ेगा।
बट ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर आप पेलिएटिव केयर के साथ जुड़ते हैं तो पेलिएटिव केयर आपको कभी भी अबैंडन्ड फील नहीं करवाता है। आपकी जब ट्रीटमेंट का पार्ट पूरा भी हो जाता है, पेलिएटिव केयर तब भी आपके साथ खड़ा रहता है और आपको एक लाइफ सपोर्ट, आपकी एक बैकबोन बन के खड़ा रहता है। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स हैं, चाहे वो दर्द से रिलेटेड है, चाहे वो ब्लीडिंग से रिलेटेड है, या चाहे वो भूख ना लगना, बहुत थकावट होना, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स, चाहे वो इमोशनल हैं, स्पिरिचुअल हैं, वो हर एक एस्पेक्ट को आपके साथ एज अ फ्रेंड डील करता है और कभी भी आपको छोड़ता नहीं है। जी डॉक्टर श्रुति, एक बहुत टर्म जो सुनने को मिलती है वो कल्यूजन और डिनायल, ये क्या रोल प्ले करती है मोड ऑफ ट्रीटमेंट में? यस, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडियन फैमिलीज़ हैं कि जब उनके कोई लव्ड वन का डायग्नोसिस होता है कि उनको कैंसर हो गया है या उनको कोई एडवांस्ड कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो गई है, तो कई बार हम एज पेलिएटिव केयर एक्सपर्ट्स के पास वो जो फैमिली होती है वो बोलती है कि पेशेंट को नहीं बताया जाए, या बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स कहते हैं कि मेरी फैमिली को ना बताया जाए। सो ये जो शील्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम द पेशेंट और द फैमिली, ये इसको कल्यूजन कहा जाता है। सो ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है फॉर द पेलिएटिव केयर एक्सपर्ट्स ऑल्सो, बिकॉज इस चीज़ को टैकल करने में थोड़ा सा इट गिव्स अ वेरी साइंटिफिक अप्रोच हमें लगानी पड़ती है। हमें पेशेंट और पेशेंट की जो फैमिली होती है, हम फैमिली से बात करते हैं कि इस चीज़ को ना बताने के और बताने के क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, और हम उनके कंसर्न्स भी सुनते हैं और एक्नॉलेज करते हैं कि उनके क्या कंसर्न है इसको ना बताने के लिए। सो सीइंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स, हम प्रोसीड करते हैं कि वेदर हाउ वी हैव टू कैरी आउट आवर ट्रीटमेंट प्लान। सेकेंडली, आपने डिनायल की बात की। डिनायल इज़ वन ऑफ द कोपिंग मैकेनिज्म इन पेलिएटिव केयर, जबकि पेशेंट खुद ही नहीं चाहता कि वो इस बात को सुने कि उसको कोई लंबी ड्रेडेड बीमारी है। सो इस सिचुएशन में भी एक बहुत ही टेक्निकल तरीके से हमें साइंटिफिक तरीके से पेशेंट को अप्रोच करना पड़ता है और पेशेंट को हमें बताना पड़ता है कि डिनायल के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इस तरीके से। जी डॉक्टर श्रुति, कोई एक ऐसा केस जिसमें पैलिएटिव केयर ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया पेशेंट की थेरेपी में एंड वो एक अच्छा स्वस्थ जीवन आज जी रहा है? डेफिनेटली मैं एक केस जो है मैं रिमेंबर करती हूँ। इट वॉज द डेज व्हेन आई वॉज डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन। आई वॉज द थर्ड ईयर PG इन शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, and it was my duty and I received a patient who was having spinal cord injury. वो पोल से गिरा था. He was a young 22 years old boy and he was paraplegic. He was desaturating, उसकी saturation कम हो रही थी and we had to intubate that patient and we had put him on ventilator. He was the only bread earner of the family and he had a old mother with him and a younger sister. So that patient stayed with us for a period of 6 months. एंड देयर वर वेरी मैनी फेजेस जब हमने उसको एक्सटूबेट किया, हमने उसको री इंटूबेट किया एंड फाइनली वो पेशेंट जो था वो एक्सटूबेट हुआ, वो वेंटिलेटर से हट गया और उसके बाद उसको एपिसोडिक पेन्स के अटैक्स होते थे एंड देयर वाज सम साइकोलॉजिकल इशू एंड देन द पेलिएटिव मेडिसिन केम इनटू साइट एंड हमने बहुत ही अच्छी अप्रोच से उसको ओपियोइड्स, साइकोलॉजिकल थेरेपी के साथ हमने उस पेशेंट को डिस्चार्ज किया एंड टुडे दैट पेशेंट इज स्टिल अलाइव, हेल्दी एंड हार्टी. दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग डॉक्टर श्रुति. डॉक्टर श्रुति, इसमें जो एक पैलिएटिव केयर की टीम रहती है, आई नो काफ़ी बड़ी टीम रहती होगी, टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट, ये टीम कैसी दिखती है, कौन कौन इसका भाग होते हैं और उनका क्या रोल होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो इस टीम में सिर्फ एक फिजिशियन नहीं होता, बल्कि इस टीम में फिजिशियन होते हैं, पेलिएटिव केयर एक्सपर्ट्स होते हैं, पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, एक्सपर्ट नर्सेज होती हैं, there are dietitians, there are physiotherapists, there are counselors, there are medical social workers, there are volunteers. So it is a basic जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ये एक बहुत बड़ी टीम से बनती है और इसी तरीके से ही, इसी अप्रोच से ही हम पेशेंट के हर एक उस पहलू को छू पाते हैं, ट्रीट कर पाते हैं, जो कि पेशेंट को उसकी लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसकी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. जी. डॉक्टर श्रुति, फैमिलीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है एक
पेशेंट के कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में। न्यूक्लियर फैमिलीज़ के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत हेल्पफुल रहता होगा। अगर ऐसा कोई केस आप हमारे साथ डिस्कस करें कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ के केस में ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती जी डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें सिर्फ हस्बैंड या वाइफ होते हैं और 2 छोटे बच्चे होते हैं, एंड द हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, हु इज द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। सो ऐसे इंस्टेंसेस में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ शेयर्ड डिसीजन बिटवीन द एक्सपर्ट एंड द फैमिली, जिसमें हम दोनों साइड बैठ के एक कंसेंसस बनाते हैं कि हमें किस तरह से, किस अप्रोच से हमें कैरी ऑन करनी है उनकी ट्रीटमेंट, ताकि उनकी जो फैमिली है वो उनको बेस्ट तरीके से सपोर्ट कर पाए और हम जो हैं वो ट्रीटमेंट भी उनको बेहतरीन तरीके से दे पाएँ। सो बेसिकली इट इज़ अ शेयर्ड डिसीजन विच वी कैरी आउट। जी डॉक्टर श्रुति, जो हमारे दर्शक ये शो देखने के बाद इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को करवाने का सोच रहे हैं, उनके लिए आप क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे? किस तरह की प्रिपरेशन ऑफ माइंड उनको रखनी चाहिए बिफोर अप्रोचिंग फॉर द ट्रीटमेंट? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पेशली फॉर आर JNK पीपल, कि हमारे जम्मू कश्मीर में पेलिएटिव केयर की फैसिलिटी अवेल करने के लिए हमारे जो लोग हैं उन्हें हमेशा बाहर जाना पड़ता था। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ का ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो मैं अब एम्स जम्मू के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि एम्स जम्मू में पेलिएटिव केयर की हर एक वो फैसिलिटी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है जो कि एक पेलिएटिव केयर, एक कैंसर या कोई क्रॉनिक लाइफ लिमिटिंग डिजीज़ के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ज़रूरत होगी। तो आपको जो भी सुन रहे हैं, मैं टेक वन के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, आप अकेला मत फील करिए, आप ये मत फील करिए कि इस तकलीफ़ के साथ आपको सफ़र करते रहना है। आप हमारे पास आइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट ऑफ टेक्निक्स और बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट ऑफ ड्रग्स के साथ आपकी ये प्रॉब्लम के साथ हम आपके साथ खड़े होंगे और एक सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े होंगे। और जो एम्स जम्मू का जो विज़न है, जो हमारे डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर शक्ति गुप्ता सर, उनका जो विज़न है टू कीप patient safety and patient care as a optimum priority, उसको हम to the best of our ability हम लाएंगे। आप आइए और आप हमारे पास आके अपनी ये फैसिलिटी अवेल करिए। जी डॉक्टर श्रुति, आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग रहा होगा उन दर्शकों के लिए जो अभी शायद किसी ट्रॉमा में हो, मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, और उनको इससे बाहर निकलने की एम्स जम्मू द्वारा एक होप मिलेगी। डॉक्टर श्रुति, आई एम श्योर कि आपके पास भी बहुत फील्ड्स रही होंगी। अगला सवाल मेरा थोड़ा निजी जीवन से है आपके, कि कैसे आपने ये एक स्पेसिफिक स्ट्रीम चूज़ की और उसमें अपना करियर परस्यू करने का डिसीजन लिया? जी, अगर पर्सनल लेवल पे पूछा जाए तो मेरी स्कूलिंग ज़्यादातर केवीज़ में हुई है, सिंस माय फादर वाज इन द आर्मी। तो उसके बाद मैंने अपनी जो MBBS है वो GMC जम्मू से की, एंड द मोमेंट आई फिनिश माई इंटर्नशिप आई डिड माई MD फ्रॉम शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जब मैं MBBS करती थी तो उस टाइम पे एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर का भी कुछ पार्ट होता है जो हमें वहाँ पे एज अ ड्यूटी हमें करना पड़ता है एज इंटर्न्स। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ था, एंड वंस आई जॉइंड माई MD इन एनेस्थीसिया, I think I have no other affection for any other branch other than my anesthesia, because it is a very challenging branch. It is I mean I'm wholly into it, and rather मैंने cardiac anesthesia में भी 5 साल एज अ कंसल्टेंट काम किया है। सो आई हैव हैड देन आई हैव वर्कड इन GMC डोडा एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन एनेस्थीसिया। सो आई हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द पेरिफेरी, in the super speciality, as well as in the medical college, and now in the most premier institute of our country. So I think I'm blessed, and I wish and I just hope कि मैं अपने JNK के और neighboring जो states हैं उनके जो patients हैं उनके साथ justice कर पाऊँ, and I am sure that AIIMS Jammu is going to do very well. जी डॉक्टर श्रुति, हमारे दर्शक जो ये शो देखने के बाद कहीं ना कहीं इस स्ट्रीम में अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह की तैयारी उनको करनी चाहिए और कैसी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में पैलिएटिव केयर में अवेलेबल है उनके लिए? देखिए, पैलिएटिव केयर इज़ अ वेरी अपकमिंग ब्रांच। रादर मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि पैलिएटिव केयर पहले सिर्फ एक केयर के माध्यम से दिया जाता था, बट 2012 में पैलिएटिव केयर के MD कोर्सेज स्टार्ट किए गए,
और बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल फैकल्टी जो थी उन्होंने ये कोर्सेज जो हैं मिलके बनाए। एंड जब पेलिएटिव केयर में रिसर्च और एविडेंस बेस्ड स्टडी आ जाती है तो उसको पेलिएटिव मेडिसिन कहा जाता है। तो अब बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो पेलिएटिव मेडिसिन में आ गए हैं। एंड since you are dealing with the life and death, it is a very challenging situation and it gives a sense of so much of relief कि जब पेशेंट्स जो हैं हमारे बेड से उठ के खुद चल के घर जाते हैं और वो ठीक होके जाते हैं, तो इससे ज़्यादा आई थिंक सेटिस्फैक्शन की कोई बात नहीं है। सो डॉक्टर श्रुति, इतना सब कुछ, इतना एक्सपीरियंस पाने के लिए आप खुद को कैसे रिसोर्सफुल और अपडेटेड रखती है, मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए अगेन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे फील्ड में अपडेटेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हमारी ईयरली बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें हम न्यूअर एड्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़ और क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं उसके बारे में हम जानते हैं। There are many workshops which we keep on attending so that to keep ourselves updated. There are very many CMEs which we attend और ईयरली आई थिंक वही एटलीस्ट 5 से 6 कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स और CMEs हम अटेंड कर लेते हैं। एंड देन वी आर एनरोल्ड विद मेनी ई बुक्स, हमारे ई जर्नल्स होते हैं जो कि हम जिनसे अपडेटेड रहते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच कीप अस अपडेटेड। तो दर्शकों, ये था हमारा इस हफ्ते का हेल्थ सेगमेंट टुवर्ड्स हेल्थ स्पॉन्सर्ड बाय निम्बार्क ऑर्गेनिक्स। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर श्रुति का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रुति। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइट। मैं आशा करता हूँ ये पैलिएटिव केयर का टॉपिक जो है, जो पेशेंट्स अभी ट्रॉमा में हैं या पेन में हैं या किसी क्रॉनिक डिजीज़ से जो है सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए ये एक रे ऑफ होप बन के आएगा और आप राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लेंगे। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए टुवर्ड्स हेल्थ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नए हेल्थ अपडेट के साथ।